अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, बल्ले के निशान को पार्टी का निशान बरकरार रखने के लिए आज तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इनेकाद करवाया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ओहदों पर भी मुंतखब हुए लोग। उमर अयूब साहब जो हैं वो PTI के बिला मुकाबला मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पर अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के, जबकि यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हुई हैं। मगर ये इलेक्शंस होने के साथ ही मुतनाज़ हो गए हैं, जैसा कि होता है हर इलेक्शन में ही पाकिस्तान की तारीख़ में, चाहे वो ज़िमनी हो, जनरल हो, बल्दियाती हो या इंटर पार्टी इलेक्शन। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई आज। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से, जो कि नून लीग की रहनुमा, उनकी जानिब से बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सबसे पहले तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुंतखब होने को सिलेक्शन करार दे दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी एक पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है जनरल इलेक्शन के अंदर, वो इंटर पार्टी के अंदर अपने ही वर्कर्स को, अपनी ही जमात के लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकी है। एक अलमिया उन्होंने इसको करार दिया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शंस जो तहरीक इंसाफ ने कराए हैं ये मुतनाज़े हैं और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी की बुनियाद ही धांधली पर रखी जाए तो फिर वो कैसे अपने लिए इंसाफ का आगे मुतालबा कर सकती है, किस मुँह से इंसाफ का मुतालबा अपने लिए कर सकती है। इसके अलावा पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी इन इलेक्शंस को मुतनाज़े करार दिया है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा अकबर एस बाबर साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जी मैं इन इलेक्शंस को चैलेंज करूंगा। वो खुद भी गए थे, बड़ी वीडियोस भी सामने आई कि जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स दिए जाएं, वर्कर्स को लेके गए, मगर उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो कागजात थे ही नहीं। तो इन इलेक्शंस की अब क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या इस पर सवालिया निशान बरकरार है? इसके अलावा अब बैरिस्टर गौहर साहब क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बन चुके हैं, तो उनकी सरबराही में पार्टी के अंदर कैसी तब्दीलियाँ देखने में आएंगी? क्या पार्टी की बागडोर वकला के हाथों में जा रही है? इन्हीं सब मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़्मुल साकिब साहब, सीनियर तज़ियाकार, और खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि तज़ियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़्मुल साकिब साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पहले इलेक्शंस के ऊपर ज़रा हम बाद में बात करेंगे, इंटर पार्टी इलेक्शंस के नतीजे पे, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर के हाथ में अब आ गई है चेयरमैनशिप, तो उसमें क्या फिर आगे जाके तब्दीलियाँ देखने में आएंगी, किस तरह से रास्ते हमवार होंगे, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कैसे कम हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। मगर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जो कंसर्न उठाए गए हैं इलेक्शंस को लेके, इंटर पार्टी इलेक्शंस को लेके, आपको लगता है ये पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी या फिर जेन्युइन रिजर्वेशंस हैं इसमें? रमीन, हमारी आदत है और आदत नहीं छूटती, उसमें हमें कुछ भी हो जाए किसी भी पार्टी में तो हमें जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो इतराज़ करते नज़र आएंगे। देखिए ना, आपने जब इंट्रा पार्टी की बात की कि जी इलेक्शन होने हैं, पार्टी के अंदर होने चाहिए, पहले तो ये बताएं कि जब से ये सियासत शुरू हुई है 1947 के बाद से जो हिसाब किताब सामने आए हैं, कितनी पार्टियों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं और वो कितने फेयर होते हैं और उसका मायार क्या है। और उसके बाद ये है कि ये जो हुआ है, क्या ये इंट्रा पार्टी के कॉज की वजह से हुआ कि करवानी थी या आपने को बल्ले बल्ले का निशान वापस लेना था? तो ये सारा कुछ जो हमें नजर आता है, इसमें हमें कन्वीनियंस नजर आती है कि PTI को जिस तरह से पता लग गया कि जी अभी अगर इंट्रा पार्टी नहीं करवाए तो बात आगे नहीं बढ़ेगी और फिर बल्ले का निशान जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि जी ये निशान जो है वो हमें दिया जाए ताकि पब्लिक कंफ्यूज हो जाए। मैं हैरान होता हूं उन लोगों पे जो ये अभी भी समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो PTI नहीं है और PTI इमरान खान नहीं है। ये कुछ चलता रहेगा हिसाब किताब। अब ये है कि जो ये इंट्रा पार्टी हो गए हैं इलेक्शंस और उसमें हमारे सामने गौहरे नायाब आ चुके हैं। अब ये कितनी देर तक रहते हैं, ये खान साहब जेल से निकलेंगे कि नहीं, ये बहुत कुछ आगे यानी सिलसिला चलने वाला है। अब ये कि ये जो तलवारें लटक रही हैं, जो आपने सवाल किया है PTI के सर के ऊपर, मुझे लगता है कि कहानी कुछ खत्म हो चुकी थी, कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कि जो अंजाम है उसके बारे में कुछ शुकूक व शुबहात अभी भी हैं, वो दोनों तरफ से हैं। क्या नून लीग जो है वो वाकई हुकूमत बना रही है और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? कुछ थोड़े बहुत शुकूक व शुबहात हैं। क्या इमरान खान साहब बाहर आके इलेक्शन लड़ेंगे? कुछ पता नहीं है। क्या बल्ले का निशान मिलेगा? कुछ पता नहीं है। इस वक्त अभी भी
हिसाब किताब जो हैं वो। और जहाँ तक इस बात की ताल्लुक है कि जी ये इन्होंने इसको क्यों दे दिया और शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं बनाया, या परवेज इलाही को क्यों नहीं बनाया, या बाकी और जो लोग थे उनको क्यों नहीं बनाया, तो सवाल ये है कि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। वो चेयरमैन थे, वो चेयरमैन हैं, और उनका वापस चेयरमैन बनना उसमें कितनी देर लगती है। हमारे यहाँ मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस होती रहती हैं, वो पार्टियों के अंदर भी होती हैं और पार्टियों के बाहर भी होती हैं। और फिर हम कुछ देखते हैं सियासी हलाले भी होते हैं कि उसमें आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, उधर से तीसरी में जाता है, फिर वापस यानी पहली पार्टी में आ जाता है। कानून कायदा तो कोई है नहीं। तो मुझे ये लगता है कि खान साहब के जेल में रहने की मुद्दत, उनके बाहर निकलने का अमल और उसके बाद उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत, आइडियली स्पीकिंग क्या होता। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको लगेगा कि ये कोई इतना मुनासिब इकदाम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए कि आप पैटर्न इन चीफ क्यों नहीं बन जाते। हाँ। आप ऊपर रह के, एक जो होता है ना सरदार होता है, बाकी ये प्रेसिडेंट वगैरह चेयरमैनशिप जो है छोटी मोटी चीज होती है, आप वो बन सकते थे, आप नहीं बने। जो विशफुल थिंकिंग नजर आ रही है उन तमाम लोगों की जो कि पीटीआई में रखना डालने पे बड़े खुश हैं, या उनको पता है कि ये पार्टी तो इसकी कहानी खत्म हो गई, वो विशफुल थिंकिंग ये है कि अब पार्टी जो है वो धड़ों में तकसीम होगी, जिसकी कि कुछ थोड़ी बहुत शुनीद जो है मिल रही है कि कोई ये साहब आते हैं वो कहते हैं जी पार्टी तो असल में हमारी थी, हम तो इसके बुनियादी रुकन हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहेंगे कि ये तकसीम हो, तकसीम होगी, वोट बटेंगे, यानी तहस नहस हो जाएगी पार्टी। उन सब लोगों के लिए यह है कि आप बजाय इसके कि किसी पार्टी की तकसीम की तरफ तवज्जो दें, अपनी पार्टी के अंदर आप मुजतमा करें वो तमाम अवामिल जिनकी वजह से आपने इलेक्शन लड़ने हैं। तो ये इंट्रा पार्टी जो है, बॉटम लाइन में सिर्फ यही बताऊंगा जी कि इंट्रा पार्टी अगर है तो फिर उसूल सबके लिए होने चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टी के पीछे पड़ जाएं आप और कहें जी इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, भाई उन्होंने तो कराए थे, नहीं वो ठीक नहीं हुए, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये जो अभी हुए हैं ये आप मान जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन तक बात जाएगी, लोग इसमें और बातें करेंगे। जो चीज नहीं होगी वो ये है कि पीटीआई को आप खान से अलहदा नहीं कर सकते, खान को आप पीटीआई से अलहदा नहीं कर सकते। वो जब तक जिंदा हैं, क्योंकि ये पार्टी उनके नाम से है, उनके नाम से ही रहेगी। बाकी ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे आदमी को क्यों नहीं मिला, वो इसलिए कि कहीं वो चौड़ी ना हो जाते और वो होता जी कि ये तो मुझे मिल चुकी है, मैं तो नहीं छोड़ता, तो हलाला जो है वो शायद मुमकिन ना होता। लिहाजा ये मेरे ख्याल में अगर आप पीटीआई के एंगल से देखें तो ये एक आसन फैसला है और उसको कबूल करें। दुआ ये है कि बाकी पार्टियां भी देखें और ये जो मरूसियत है जो विरासत में मिलता है ना कि बेटा बेटे को बनाना, बिटिया को बना देना, अपने किसी बहुत करीबी दोस्त को बना देना, कम से कम वो एलिमेंट तो इसमें नहीं है। मरूसियत जो है वो नहीं है। वरना हम देखते कि इमरान खान साहब जो है अपने बेटे को कहते आओ भाई या पाकिस्तान वापस आओ, तुम संभालो, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि जब ये इलेक्शन का रिजल्ट जाता है ईसीपी के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो इसको कैसे लेते हैं और किस तरतीब से फिर उसके बाद हवा चलती है। क्योंकि पीटीआई का मकसद इलेक्शन कराना नहीं था, बल्ले का निशान वापस लेना था। राव खालिद साहब, आपके ख्याल में आज जो इलेक्शंस हुए क्या वो शफाफ थे? अकबर एस बाबर साहब की मैं गुफ्तगू सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि जी ये डेमोक्रेटिक उसूलों पर तो नहीं इलेक्शंस हो रहे, हम गए, हम मेंबर हैं, हमें कागजात नहीं मिले, वहाँ कागजात थे ही नहीं। तो ये जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने की, जो स्क्रूटनी ज़ाहिर सबकी होनी चाहिए, मगर क्या ये उस स्ट्रक्चर पर पार्टीज़ करवाती भी हैं और जमहूरियत को रिटेन करती भी हैं विद इन द पार्टी? एक तो कोई एक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो, भले पार्टी के इलेक्शन हो, बड़े बलदियाती इलेक्शन हो, कौन से ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल ऐन आइन, कानून और जमहूरी असूलों के मुताबिक हुए हैं? सिर्फ शेड्यूल आइन के मुताबिक आ जाता है, अब तो वो भी नहीं आता। अब तो शेड्यूल भी आइन से मावरा हो गया है और वो कभी 4 महीने आगे चला जाता है, कभी साल आगे चला जाता है इलेक्शन। तो ये सारे मामला पाकिस्तान की जो जमहूरियत है ना, वो इसी तरह ही चलती है कि कभी इलेक्शनों में आपके मसाइल आ जाते हैं, कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मसाइल आ जाते हैं।
लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आपने जो पहला सवाल किया नजमुल साकिब साहब से, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग, मुझे आज सुबह सुबह आपके लिए शौक लगा। मैंने टीवी ऑन किया तो फैसल करीम कुंडी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज कर रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि इनके तो इलेक्शन हुए नहीं, तो ये और फिर ये बहादुरी कैसे आ गई फैसल करीम कुंडी में। तो मुझे पता चला कि वो पीटीआई के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा आई, फिर चलो अकबर एस बाबर साहब तो उनका तो बनता है। तो वो इतने सदमे में थे, इतने शौक में थे, और उनकी चीखों से पता चल रहा था कि कोई सीरियस मसला दरपेश है उनको इस इलेक्शन से। उनकी पार्टी का नहीं था, उनसे मुतल्लिक नहीं था, उनमें से किसी ने बनना नहीं था, उसमें किसी का हक वायलेट नहीं हुआ। तो पता नहीं उनको लग ये रहा है कि वो खौफ जो है उनका वो कम होने में नहीं आ रहा। इसी वजह से इलेक्शन के बारे में भी फिर आप चेमगोइयां करते हैं लोग बैठ के, हालांकि कोई ऐसी बात है नहीं, इलेक्शन तो बर वक्ती होंगे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की एक तारीख है पूरी इसके ऊपर। 1988 में वो अकबर एस बाबर थे, जब इस्लामाबाद होटल में यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हमारे दफ्तर से इलेक्शन हो रहा था पीएमएल का, और उसमें जुनेजो साहब को नॉमिनेट किया गया था। अच्छा। वहाँ इन्होंने गुंडे ला के बाकायदा लड़ाई की और पार्टी उस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हुई। फिदा मोहम्मद खान साहब एक ग्रुप के बन गए जिसको नवाज शरीफ सपोर्ट कर रहे थे, एज चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने वहाँ आके हल्ला गुल्ला किया, पुलिस भी उसमें शामिल थी और वहाँ प्लेटें चली बाकायदा। तो वो भी इलेक्शन हुए थे, फिर नॉमिनेशंस भी हुई। अभी जून में हुआ इलेक्शन, अभी जून में मुस्लिम लीग नून का एक बंदा मुझे बता दे जो इलेक्शन करके जीता हो, सारे अनअपोज्ड। तो बाकी जमातें अगर अनअपोज्ड कर लेती है तो उसमें क्या है, उनकी पार्टी है, उन्होंने उसका तरीकाकार इख्तियार करना है, उन्होंने किस तरह से उसको लेके चलना है आगे, वो है। अकबर एस बाबर साहब की बात कर लेते हैं। अकबर एस बाबर साहब का लेजिटिमेट राइट नहीं है, लेकिन एज बानी रुकन वो जो क्लेम करते हैं, उन्होंने फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी चैलेंज किया, उनकी पिटीशन सुनी भी गई इलेक्शन कमीशन में, तो वो उनका किसी हद तक बनता है कि चले वो हिस्सा रहे पार्टी का, वो किसी और पार्टी में गए नहीं, उनको भले पार्टी ने निकाल दिया लेकिन स्टिल वो क्लेम करते हैं अपना। लेकिन अगर वो वहाँ पे गए हैं नॉमिनेशन पेपर लेने, वो तो खुद कल बता रहे थे कि बड़ा वेलकम हुआ उनका दफ्तर में और उनको बड़ा वहाँ बिठाया गया, उनकी बड़ी कदर की गई। हाँ, लेकिन कागजात नहीं दिए उनको, कागजात मिले नहीं, चाहिए थी नॉमिनेशन पेपर लेने में, मिले नहीं। का वो कह रहे थे कि वहाँ थे ही नहीं, वो कह रहे थे हमारे पास थे ही नहीं। कैसे ये कह रहे हैं, खबरें देख ले सारी जी, कल की आप पूरी उनकी कवरेज देख ले, वो उनका इस्तकबाल किया गया उस दफ्तर में और उनको वहाँ पे बड़े कह ले कि इज्जत बख्शी गई। तो मुझे नहीं पता कागजात उनको कहाँ से मिल रहे थे, मे बी वो इलेक्शन ऑफिस ना हो, इलेक्शन ऑफिस जो उनका जो इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे उनसे उनको राब्ता करना चाहिए था कागजात के लिए। क्या पता उनका इलेक्शन ऑफिस कहीं और हो, पार्टी के ऑफिस में ना हो, जैसे इलेक्शन पेशावर में हुए हैं तो मे बी पेशावर में ही इलेक्शन ऑफिस बनाया गया हो, उनकी शायद मालूमात पूरी ना हो तो वो उसके। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जो है ना, पता नहीं क्यों खौफजदा है हम लोग इलेक्शन से, हर किस्म के इलेक्शन से, पार्टी का इलेक्शन हो, जमातें जैसे इलेक्शन कराती हैं, ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है, लेकिन ये रवायत है, सारी पार्टी ऐसे ही करती है। बल्कि पीपल्स पार्टी वाले तो वो जो कहते हैं ना कि लो, वो भी कह रहे हैं कि बेनंगो नाम हो, वो तो भाई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत में बने थे, वहाँ तो इलेक्शन भी नहीं हुए थे जी, तो ऐसे वो किस चक्कर में ये सारे एक दूसरे को लेकिन इलेक्शन से डरते हैं सारे। पार्टी के इलेक्शन हो उसमें ये कोशिश पूरी करते हैं कि कोई इलेक्शन प्रोसेस ना हो, नॉमिनेशंस हो, अनअपोज्ड हो जाए, क्योंकि उनको है कि कुछ 4 वोट इधर उधर हो गए तो पता नहीं पार्टी किधर चली जाएगी, पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए जनरल इलेक्शन का है, उससे भी डरते हैं, उसमें भी पूरी एहतियात करते हैं कि ऐसे माहौल पैदा हो जाए, ऐसी सूरत हाल हो, ऐसी यकीन दहानियाँ हो कि उनकी मर्जी के नतायज आ जाएं उसमें। तो ये बदकिस्मती है हमारी, ये हम जिस जमहूरियत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस तरह तो नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब, आप मुत्तफिक हैं इस तरीक़ेकार से जो इंटर पार्टी इलेक्शंस में नज़र आते हैं? हम यूजुअली बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं या सेलेक्ट हो जाते हैं, अब ये आप डिफ़ाइन करें कि आप इसको क्या समझते हैं। और दूसरा ये कि जो जमातें आज तनकीद करती नज़र आ रही हैं इस इंटर पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई के, क्या वो ख़ुद अपनी पार्टी में इंटर पार्टी इलेक्शंस जमहूरियत के उसूलों पर करवाती रही हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया मैडम आपने। मेरे साथ एक खातून रिसर्चर काम करती थी आज से चंद साल पहले, उन्होंने एक बड़ा प्रोफाउंड जवाब दिया था, आपसे मिलता जुलता सवाल उन्होंने कहा पाकिस्तान में वो वाहिद जमहूरी निज़ाम है दुनिया का जिसमें आपको चॉइस मिलती है कि आपने कितने साल के लिए कौन से खानदान को इलेक्ट करना है। तो जो पॉलिटिकल साइंस में रूल ऑफ फैमिली को मोनार्की कहा जाता है जी,
और तो बेसिकली आप इलेक्ट करने का आपको चॉइस है कि आपने किस खानदान को इलेक्ट करना है। तो बदकिस्मती है कि हमारा जो ठीक है, हम इलेक्टोर, मैंने पहले भी एक दफा आपके प्रोग्राम में कहा है, हमारी जमहूरियत जो है वो सिर्फ इलेक्टोरल जमहूरियत है। उसका पॉलिटिकल कल्चर से, आइन से, उसके जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो रवायात हैं, उसका जो दस्तूर है, उसका जो मिजाज है, उसका जो अंदाज है, वो बदकिस्मती से इतना जमहूरी नहीं है। ये मेरी नाक़िस राय है। अब क्विकली एक कमेंट मैं इस पे कर देता हूँ क्योंकि काफी तफसीली तज्ज़िया ऑलरेडी हो चुका है। देखें, 3-4 जो हकायक है वो हमारे सामने। पहली बात ये है कि जी इलेक्शन हुए, लेकिन उसके प्रोसेस के ऊपर पार्टी के अंदर से और पार्टी के बाहर दोनों जानिब से तनकीद की गई है। जैसे राव साहब ने भी कहा, पीटीआई की मतलब बाबर साहब की तरफ से इसके प्रोसेस के बारे में सवालात उठाए गए और क्वेश्चन उठाए गए, जबकि जो मुखालिफ पार्टीज हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी इसके ऊपर शुबहात का इजहार किया। अब लेकिन असल बात यह है कि क्या इस प्रोसेस और इसके रिजल्ट, इन दोनों चीजों को इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करता है या नहीं करता? क्योंकि अगर इस प्रोसेस और इसकी मेथोडोलॉजी और इसके रिजल्ट के हवाले से अगर इलेक्शन कमीशन कोई सवाल उठाता है तो मैं समझता हूं कि पॉपुलैरिटी से कता नजर जो तवक्कुआत और मफादात जो लोग इससे इलेक्ट हुए हैं, गौहर साहब, शायद उनको हो सकता है कि कोई धचका पहुंच सकता है। अच्छा, लेकिन ये धचका कैसे पहुंच सकता है? क्योंकि उनके मुकाबले में तो कोई खड़ा नहीं हुआ, या तो कोई मुकाबले में खड़ा होता और फिर उनको किसी तरीके से जितवा दिया जाता तो प्रॉब्लम होती। क्या समझते हैं, और इसका नतीजा क्या हो सकता है? क्या बल्ले का निशान जा सकता है या मजीद टाइम दे सकता है इलेक्शन कमीशन के दोबारा करा? दो पहलू हैं आपके सवाल के जवाब के। जी, मैंने 2 फैक्टर्स बताए जो कि जिस पे इलेक्शन कमीशन की वर्डिक्ट का दारोमदार है। जी, पहली बात यह है कि क्या वो ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है। अच्छा, मैं एक बात से एग्री करता हूं जो दोनों मेरे साथियों ने बात की कि प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली हर पार्टी का एक अपना अलग है, मुनफरिद है। बाज़ जगह हो सकता है वो इलेक्शन ही ना हो, लेकिन द पॉइंट इज के इस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को जो बताया था कि जी ये प्रोसेस होता है, क्या उनके अपने पार्टी के मंशूर और निजाम को इन्होंने फॉलो किया है या नहीं किया? ये असल बात। दूसरी बात यह है कि जो बाबर साहब ने सवालात उठाए हैं कि जी उनको भी कागजात ही नहीं मिले, तो क्या मतलब ठीक है, आप एक साहब को, गौहर साहब को जितवाना चाहते हैं, वो उसमें आपका हक हासिल है, लेकिन क्या बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको उस प्रोसेस में शरीक होने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली? या वो अपॉर्चुनिटी नहीं, देखिए हो सकता है वो हार ही जाते, लेकिन अगर उनको कागजात ही नहीं दिए गए, उनको वो फैसिलिटेट ही नहीं किया गया, तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा करूंगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि इसके पूरे प्रोसेस के हवाले से इलेक्शन कमीशन भी मुतमईन हो। यानी स्केप्टिक हैं आप इसको लेके। चलें देखते हैं अभी आने वाला वक्त बताएगा इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को शफाफ समझता है या नहीं, या फिर दोबारा रिजेक्शन आ जाती है और फिर दोबारा से या तो इंटर पार्टी पोल्स कराने का कहा जाएगा या फिर शायद बल्ले का निशान चला जाए। आने वाला वक्त ही बताएंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। राव खालिद साहब, ये तो हमने बात कर ली कि इलेक्शन शफाफ थे नहीं थे, क्या क्या उसमें खामियां थी, क्या प्रोसेस है, क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन चलें हो गए इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब हो चुके हैं। अब अगर उनको पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर देखते हुए रखते हुए पार्टी के मुस्तकबिल की बात कीजिए, आप क्या समझते हैं कि क्या कोई असरात मुरतब होंगे, क्या कोई तब्दीली आ सकती है, क्या हवाओं के रुख बदल सकते हैं? जो बंद गली में दाखिल होती नजर आई पीटीआई, क्या उसमें कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, अगर पीटीआई का इंटरनल या वैसे कोई मसला होता तो बाकी इतनी जो वो पंजाबी में कहते खेचल करने की ज़रूरत नहीं थी,
कभी केसेस बनाने की और बाकी चीज़ें करने की, डिस्क्वालिफिकेशंस के हवाले से, पार्टी की फंडिंग के हवाले से, फिर पार्टी के निशान के हवाले से, जो कुछ हो रहा है मार्केट में, सब कुछ जो चल रहा है, अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, ये इतना कुछ खिलारा जो है ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर पीटीआई का इम्पैक्ट आ रहा होता पीटीआई के ऊपर एज पार्टी, या उसकी पॉपुलैरिटी के ऊपर, या उसके वोट बैंक के ऊपर, तो लग ये रहा है कि ये सारा कुछ जो काविशें हो रही हैं इस उम्मीद पे हो रही हैं कि किसी स्टेज पे जाके ये पार्टी 2-3 ग्रुपों में स्प्लिट हो जाएगी और उसके बाद उसको इलेक्शन में जो दावे किए जा रहे हैं, जो सर्वे किए जा रहे हैं, वो गलत साबित हो जाएंगे और शायद कोई जो एक प्रॉमिस्ड विक्ट्री है वो हासिल कर ली जाए। अच्छा। लेकिन हम देखते हैं, हम अपनी तारीख जब देखते हैं, पीपल्स पार्टी को देखते हैं, पीएमएलएन को देखते हैं, ये इन मराहिल से गुजरी हैं। पार्टियां तोड़ी गई, पीपल्स पार्टी के 4-5 हिस्से हो गए, बेनज़ीर भुट्टो, दूसरा भुट्टो, जलावतन हो गई, फिर 86 में वापस आती हैं, फिर वो लोग इकट्ठे होते हैं, फिर पार्टी के मालूम नामालूम इकट्ठे होकर जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो इलेक्शन जीत जाती हैं। इसी तरह मियाँ साहब मुल्क से बाहर रहे, उनकी पार्टी तोड़ के काफ लीग उसमें से बना दी गई और बहुत कुछ किया गया। उनके साथ केसेस के ट्रायल भी हुए, तो किसी तरीके वो अरेंज करके अपना उन्हें एग्जाइल ले ली। लेकिन जब वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि वो दोबारा पीपल्स पार्टी भी, और फिर 2007-8 में नून भी वापस अपनी वो पोजीशन गेन कर लेती है। राइट। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में जो आप इसको शख्सियत परस्ती कह ले या लोगों का रुझान जनरली कह ले, कि वो अपना लीडर जो भी है, जिसको वो लीडर मानते हैं, उसको वो आसानी से उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अच्छा, तो इसमें लीडरशिप है बेसिकली। भले बेनज़ीर भुट्टो हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, अभी बिलावल भुट्टो हों, मियाँ नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों, तो वो जो लोग उनके साथ अटैच हैं किसी सतह के ऊपर भी, चाहे लीडरशिप की सतह पे, चाहे वर्कर की सतह पे, तो हमने देखा है कि वो आसानी से उनका साथ नहीं छोड़ते। अब इलेक्शन, बुनियादी तौर पे तो हम इलेक्शन को फोर्स ही कर रहे हैं कि आगे इलेक्शन में किस तरह से ये सारे मामला चलेंगे। तो अभी तक की जो काविशें नज़र आती हैं वो यही है कि इलेक्शन में पीटीआई जो है वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए। अच्छा। और उसके लिए काविशें हो रही हैं। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसकी बुनियाद पे हम ये यकीन से कह सके कि पीटीआई बिल्कुल ही टेम हो गई है, उसके टुकड़े होंगे तो वो बिल्कुल बिखर जाएगी और उसको शायद कैंडिडेट्स भी ना मिले। अभी हम इसके बारे में यकीन से नहीं कह सकते। अच्छा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान में। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब कम बैक होता है, हम बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ का जब कम बैक होता है, तो ये फिर दोबारा से वो अपनी री एमर्जेंस या रिसर्जेंस हो जाती है उनकी। तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये एक खासा रहा है और ये तारीख है हमारी। ठीक है। उसको देखना होगा आपको कि किस तरह से लोग उसको लेते हैं, किस तरह से करते हैं। फिर ग्राउंड रियलिटीज बड़ी चेंज हो गई हैं पिछले 20 साल में, इसलिए अभी डिफरेंट किस्म का वोटर है, डिफरेंट किस्म का सपोर्टर है। जी नजमुल साकिब साहब, ये जो ग्राउंड रियलिटीज चेंज हुई हैं, ऐसे में तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रैटेजी कि वुगला को आगे लाया जाए, ये स्ट्रैटेजी कितनी कारामद साबित हो सकती है और कितनी, क्या आप सोच क्या है इस स्ट्रैटेजी के पीछे, अगर इस पर थोड़ी बात कर सकें? किया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो खान साहब ने देखा कि ये जिन लोगों पे मेरा इतबार था वो तो 9-10 मई के अंदर कहीं गायब हो गए। और वकला वैसे भी हमारे जो हैं वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है उनकी, और उसका सारे वकला का रुझान पीटीआई की तरफ होता है, तो यकीनन ये पीटीआई को ही सहारा मिलेगा, पीटीआई ही मजबूत होगी। अच्छा, ये जो भी बातें हो रही थी, राव साहब ने भी की, मोहम्मद अली साहब ने भी, तो एक छोटा सा वाकया याद आया है जिसपे से शायद निकल सके ये जो अभी हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं। जज साहब के सामने एक केस पेश हुआ, एक मर्द साहब जो है, एक साहब पेश हुए, और उनके बारे में उन पे जुर्म ये था कि उनकी बेगम को, यानी अपनी बीवी को, उन्होंने लोहे की कुर्सी बड़े जोर से मारी है, इतने जोर से कि उनकी जान चली गई है बेगम। अच्छा। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि आपकी पहली बीवी जो है वो जहर खाने से मरी, दूसरी बीवी भी जहर खाने से मरी, तीसरी चौथी भी जहर खाने से मरी, ये पांचवी बीवी आपकी जो है, तो उस बंदे ने कहा जी कि वो जहर जो नहीं खाती थी। अच्छा। अब ये है कि अब पार्टियां तोड़ते रहे आप, पार्टियों में धड़े बनते रहे आपके। अब एक पार्टी है जो कि टूटने से इनकारी है,
और उसमें कुछ इस तरह का इत्तेहाद है कि वो मुश्किल नजर आ रहा है, तो लिहाजा आपने फिर ये तो करना था ना जी, इंट्रा पार्टी हुए वो ठीक नहीं हुए, अब ये दोबारा करें। और इसके बाद अभी ये काम खत्म नहीं होगा। लोहे की कुर्सी जो है वो मारनी पड़ेगी, क्योंकि जहर नहीं खा रही बेगम, तो अब क्या किया जाए। अब ये है कि ये जो मंजूर नजर है, जिसको कि आमतौर पे हम लोग लाडला वगैरह आजकल सुनते हैं, बल्कि काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी वो कैरेक्टर्स मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि कौन लाडला है, कौन मंजूर नजर है, इस पे तो सबकी नजर है जी। कोई ये नहीं देख रहा कि क्यों ये लाडला है, क्यों ये मंजूर नजर है। तो उधर फिर आप जब तज्जिया करते हैं तो आपको पता लगता है कि इस वक्त की जरूरत कौन पूरी कर रहा है। जो इस वक्त के सियासी हिसाब किताब की जरूरियात पूरी कर रहा है, और उसमें थोड़ा सा है कि जी ये ठीक है, पिछली 3 दफा इसने गड़बड़ कर दी थी, शायद इस दफा ना करे। दूसरा ये कि जो हमने SIFC बना दी है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की बातें की हैं, जो मुआशी प्लान बन रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है वो उसमें भी फाइनेंस हमने डाल दी है, उसको भी यानी क्लाइमेट चेंज के मुताबिक करेंगे। और दुनिया के साथ जो इन्वेस्टमेंट का खासतौर पर एंगल, इसको कौन बढ़ाएगा। तो उसमें लगता यही है कि ये यानी यही है जो कि बनाएंगे हुकूमत। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ यह है कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए। अब देखिए, सवाल यह है कि अगर आपको मंजूर नजर बना दिया गया है, यकीन दहानी करा दी गई है, और आपने तो अभी से हुकूमत भी बनानी शुरू कर दी है कि कौन कौन से मिनिस्टर कौन क्या यानी किस ओहदे पे होगा, तो फिर ये सवाल क्यों है कि टाइम पर होने चाहिए। हाँ, अच्छा, दूसरी तरफ बिलावल जरदारी साहब कहते हैं, वो साफ और शफाफियत की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। वो क्या है, वो ये कहते हैं कि जी वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि अवाम जो है ना वो फैसले करे। तो क्या इलेक्शन में अवाम फैसले नहीं करती? जब इलेक्शन होता है तो कौन फैसले करता है? अवाम ही तो करती है। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी पार्टी को ये शक है कि शायद टाइम पे इलेक्शन नहीं हो रहे, दूसरी बड़ी पार्टी को ये जानते हुए कि मंजूर नजर कौन हो चुका है, लाडला कौन बन चुका है, उनको किसी वजह से ये कि साफ शफाफ नहीं होंगे, इसलिए कि मंजूर नजर का तो एक बिल्कुल यानी इनटेंजिबल सा ऐलान हो चुका है। अब इस सूरत हाल में मुझे ये बताइएगा, क्या खाकान अब्बासी साहब को नहीं सुनना चाहिए? उन्होंने बड़ी मजेदार एक वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने दिया एक इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने कहा कि अब चाहिए नवाज शरीफ साहब को कि वो अपनी खामोशी तोड़ें और बताएं कि लाहे अमल क्या है, करना क्या है, जिसकी तरफ अभी तक वो इसलिए कि जब आपको इतनी बड़ी यकीन दहानी करा दी जाए कि आप हुकूमत बना रहे हैं, आप नेक्स्ट वजीर आजम होंगे, और उसके बारे में सारे जो रास्ते हैं वो हमवार किए जाएं। अब एवन फील्ड के बाद शायद अल अजीजिया भी जो है वो आपके रास्ते से हट जाए, आपके साथियों के खिलाफ भी वो सारा कुछ जो है वो वापस लिया जा रहा है या उसको खत्म किया जा रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि अब क्या टाइम नहीं है कि खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह कहा है कि अब आप बताइए, सही बात है, आप भी बताइए, बल्कि सारी पार्टियां ये उनको बताना चाहिए कि भाई आपके पास इलेक्शन के बाद फर्ज करें आपकी हुकूमत बनती है, तो आप ये जो हमारे अवाम हैं इनको क्या रिलीफ देंगे, नंबर 1, और कैसे देंगे, नंबर 2, मुल्क की खारजा पॉलिसी कैसे चलाएंगे, नंबर 3, मुल्क के जो अंदरूनी सियासी मुआशी मुआशरती हिसाब किताब है इनको कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। शायद उसकी एक वजह यह है कि इलेक्शन से 56 दिन पहले हमें बताया गया कि शेड्यूल होता है, शायद शेड्यूल आने के बाद हो जाए। मेरे ख्याल में अभी से बातें शुरू होनी चाहिए। इन तमाम बड़े बड़े जो हमारे जय्यद यानी लीडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको बताना चाहिए ये हमारा मंशूर है, ये चीजें हैं, और उसमें अगर अवाम की फलाह बहबूद निकलती है तो मैं तो बहुत खुश हूँगा। बिल्कुल ठीक है, मंशूर पे बिल्कुल बात होनी चाहिए, जो अभी तक हम कहीं पर भी होती देख नहीं रहे हैं। और अगर कहीं से आए भी हैं स्टेटमेंट्स, जैसे IPP की तरफ से बड़े अनरियलिस्टिक से आए हैं, वो उस पर तो डिस्कशन ही क्या करें। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पार्टी की चेयरमैनशिप की बात हो रही है, PTI की तरफ से बैरिस्टर गौहर साहब की बात हो रही है, किसी और कदावर सियासी शख्सियत को छोड़कर बैरिस्टर गौहर को मुंतखब करना, क्या ये मिसट्रस्ट का मसला है बानी PTI का? उनको कोई खदशात हैं मुख्तलिफ लीडर्स से कि ये कोई हाईजैक ना कर लें, जैसे शाह कुरैशी साहब की बात की, नज़ीर साकिब साहब ने बात की थी, या फिर कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी है ये? जी, मैं समझता हूँ कि ये इनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है
कि उनको ये एहतमाल है कि चूंकि इलेक्टेबल्स जो हैं अब ज़्यादातर छोड़ गए हैं पार्टी, तो उनकी फैन फॉलोइंग तो बरकरार है काफ़ी हद तक राइट। पार्टी के चेयरमैन की, तो उनका मेरी नाक़िस राय में तज्जिया और लाहे अमल ये है कि मैं अपने इंडिविजुअल ब्रांड नेम को अभी भी वोट्स में इलेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहे जिसको भी टिकट दे दूं। और अच्छा। इस वक्त इस तरह एम्बेसडर साहब ने भी कहा कि वो समझते हैं कि उनके नजरियात और ख्वाहिशात और मफादात की तर्जुमानी इलेक्टेबल्स के मुकाबले में शायद जो वुकला बरादरी है वो ज्यादा खुलूस से करती हुई नजर आ रही है, और वो ऑलरेडी किसी हद तक ऑर्गेनाइज भी हैं। तो मुझे ये एहतमाल है कि वो पार्टी टिकट्स देने में भी गौहर साहब क्योंकि खुद भी बैरिस्टर हैं, हाँ। तो वो उन वुकला का शायद चुनाव करेंगे जो कि उनके जिनका उनको एतमाद हासिल है और जो उनके केसेस भी लड़ते रहे हैं, उनके करीब भी रहे हैं और उनके घर के बाहर धरना भी देते रहे हैं। जी जी। तो मुझे ये लग रहा है कि ये तो जिस तरह इसको कहते हैं ना कि एक लॉयर्स मूवमेंट एक चली थी काफी दिन पहले, 14 तो मुझे लग रहा है कि ये वुकला बरादरी पे इन्हिसार कर रहे हैं टिकट्स की एलोकेशन में, और बुनियादी तौर पे वो अपने ब्रांड नेम को और नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि अब इलेक्टेबल्स तो इन रियलिटी उनके जो करीब तरीन लोग थे, जो असर रसूख रखते थे, पैसा, पॉपुलैरिटी और स्टेचर रखते थे, वो तो अब ज्यादा है नहीं। तो यही उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी नजर आती है। लेकिन मैंने जिस तरह पिछली दफा बात की, अभी बहुत सी मनाजिल पीटीआई ने तय करनी है। ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है वो पॉपुलर हैं, लेकिन क्या पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी? अभी ये उनकी ख्वाहिश है, उनकी हिकमत अमली है, लेकिन अभी उनके ऊपर केसेस हैं, बहुत सारे मामलात हैं, टिकट एलोकेशन है और कैंपेनिंग है, अभी बहुत सारे मनाजिल इन्होंने तय करनी है, बहुत से हर्डल्स को अबूर करना है। तो अभी मैं समझता हूं कि वो स्टेज नहीं आई कि आप इसको फोरगॉन कंक्लूजन समझें कि पीटीआई एक्चुअली इलेक्शन लड़ेगी और वैसे ही लड़ेगी और उन्हीं लोगों को खड़ा करके लड़ेगी जो कि उसके चेयरमैन साहब चाहते हैं। आई थिंक इट्स नॉट फोरगॉन कंक्लूजन येट। ठीक है, डिस्कशन का सिलसिला जारी। नाज़रीन, या वक्त एक ब्रेक विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। ये अहम पेशरफ्त हुई थी और एहतसाब अदालत का जो फैसला था जिसके तहत उन्हें सज़ा दी गई थी उसको कलअदम करार दे दिया गया था। अब आगे आने वाले दिनों में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पर भी समाअत होने जा रही है और नून लीग ये उम्मीद ज़ाहिर कर रही है कि उसमें भी रिलीफ मिलेगा, एक्विटल हो जाएगा। तो क्या इसके बाद नवाज शरीफ की जो सियासी राह है इलेक्शन में जाने की, इलेक्शन लड़ने की, क्या वो हमवार होने जा रही है? नजमुल साकिब साहब, क्या लगता है आपको? हमवार होने जा नहीं रही रामीन, हमवार तकरीबन हो चुकी है। नहीं, लीगल और ये तकरीबन जो है वो इसलिए कि कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। जाहिर है कि एवनफील्ड होगी, फिर उसके बाद अल-अज़ीज़िया आएगा, फिर उसके बाद वो जो एक पख लगी हुई है, कुछ वकील कह रहे हैं कि जी ये 5 साल की चूँकि मुद्दत पूरी कर चुके, लिहाजा ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कुछ इस तरफ की बात है। जो मामला जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में और वहीं पर ही फैसला होगा, और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक तरह से तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। इससे पहले कि थोड़ा सा इस पे और आगे जाएं, एक खुशखबरी जो मुझे आज नज़र आई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने अपनी 2 महंगी गाड़ियाँ वापस कर दी हैं कि इनको जो है वो ऑक्शन कर दिया जाए। बिल्कुल। दुआ ये है कि ये ट्रेंड जो है कुछ इस तरह जो शुरू अगर हो गया है
कहीं से भी हुआ है। अच्छी बात। तो अल्लाह करे कि जितने भी हमारे साहिब इक़्तिदार लोग आज के हैं या बाद के हैं, उनको ये ख्याल आए कि बड़ी गाड़ी से आदमी बड़ा नहीं बनता, आदमी बड़ा होता है। वो पैदल भी चल रहा हो तो वो बड़ा होता है, साइकिल पे भी हो तो बड़ा होता है। ये गाड़ियों वाड़ियों की शान जो है, और उन्होंने वो कहा कि ये किसी और मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाए जो कि अवाम के उसमें, तो ये खुशखबरी थी। अच्छा, अभी जो एक बात मेरी रह गई ना, पीटीआई की आप बात कर रही थी और आप कह रहे थे कि जी राव साहब ने भी और मोहम्मद अली साहब ने भी कि उनके ये मसाइल हैं, उनके वो मसाइल हैं। मुझसे पूछें तो सिर्फ एक मसला है पीटीआई का जब से कि खान साहब गए हैं जेल में, और वो मसला ये है कि ये जो कैलेंडर हमारे पास है ना 2023 का, इसमें से 9 और 10 मई निकालें कैसे? सही है। ये वो वाहिद मसला है जो कि इस वक्त पीटीआई को दरपेश है। अब मसला ये है कि कैलेंडर में ये 2 डेटें गुजर चुकी हैं और उसके असरात जो हैं ये तो इलेक्शन से आने तक तो होंगे, उसके बाद तक भी जारी रहेंगे। और इसमें ये कहना कि जी ये अभी ये जो है अब इंट्रा पार्टी थी, अभी एक रेफरेंस हमने देखा है कि और तो यके बाद दीगरे हम देखते चले जाएंगे कि इनको बिल्कुल हफ जाएंगे ये, उसके बावजूद भी ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरी अपनी असेसमेंट है कि बहुत ही नामुमकिन होगा, बहुत ही नामुमकिन होगा अगर खान साहब को इलेक्शन की इजाज़त मिलेगी, अदालतें जो हैं वो यानी देंगी इजाज़त, या ये है कि जो माहौल और सियासत का जो फजा है वो इनको देगी। अब क्या होगा, जो ये बैरिस्टर गौहर साहब की बात है ना, देखिए खुदा ना खास्ता अल्लाह करे कि खान साहब जो है वो ता क़यामत जिंदा रहें, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो इस वक्त जो खखेड़ शुरू होगी, जो मसाइल शुरू होंगे, या फर्ज करें कि बैरिस्टर गौहर साहब पक्के ही हो जाते हैं। अच्छा, पक्के हो जाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि आप प्रेसिडेंट बनाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने शहीद ने जो है वो लगारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया, वो अंकल कहती थी, पता लगा वो पक्के हो गए हैं और उन्होंने फिर बेनज़ीर को निकाल दिया। हमारे यहाँ तो ऐसी कितनी मिसालें सिर्फ पाकिस्तान में हैं। तो ये इसका भी शायद ख्याल खान साहब ने रखा होगा कि अगर ये पक्का हो गया तो फिर होगा क्या। एक खबर आपको देनी है जी जी ये सारे ये असेसमेंट के बाद, और वो ये है कि हमने देखा कि सदर मुमलिकत खत लिखते हैं ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उधर से एक बड़ा रूड सा जवाब आता है। ये वो वक्त है जबकि ईसीपी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से ऊपर नजर आया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है 90 दिन में होने चाहिए, वो कहेंगे जी नहीं फलाना 27B और फलाने एक्ट के मुताबिक हम फैसला करेंगे। फिर अब उस देखा हमने कि जब इलेक्शन की डेट तय हो जाती है, 8 फरवरी तय हो जाती है, उस वक्त से लेके अब तक हमने देखा कि ईसीपी का नामो निशान नहीं है। तो खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर हम देखेंगे कि ईसीपी एकदम से आपको लगेगा कि ये वो वापस आ गया है, उसका वो गुस्सा, उसका वो गुरूर, उसका वो हिसाब किताब ठस्सा जिसको कहते हैं ना, वो वापस आ गया है। क्योंकि 2 बातें होंगी। एक तो बात ये है कि इंट्रा पार्टी का हिसाब किताब जो है, क्या ये ठीक हुए हैं पीटीआई में कि नहीं हुए, ये फैसला उन्होंने करना है। अगर ये ठीक हुए हैं तो बल्ले का निशान जो है वो किसको देना है, इसका फैसला भी वहीं पे होगा। तो ये आपसे खबर शेयर करनी थी। एक दो और खबरें हैं, लेकिन जरा ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन पर गया था सदर के पास। अच्छा राव खालिद साहब, ये एवनफील्ड में एक्विटल हुआ, अब उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो ये थे कि जी शवाहिद नहीं मिले, प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ के नाम है, ये साबित नहीं हुआ, फिर बच्चे तो वालिद के जेरे कफालत होते हैं। इस अमूमी बात पे फैसला सुना दिया गया, सजा दे दी गई। तो नैब की क्रेडिबिलिटी पर अब ये कितना बड़ा सवालिया निशान है? ये नैब क्यों जी, अदालतों की क्रेडिबिलिटी पे क्यों नहीं सवाल उठता। आप शुरू हो जाएं जी हुदैबिया से। हुदैबिया में सागदार साहब ने बयान हल्फी दिया, मजिस्ट्रेट के सामने खुद लिख के दिया 40 सफ़े का, जिसमें हुदैबिया के सारे सबूत उन्होंने अपने तौर पे दिए और गवाहियाँ थी, उसमें सब कुछ था। उसका ट्रायल हुआ, उसका फाइनली अपील में नहीं गया नैब। फिर जाके एक स्टेज आई जब मियाँ साहब इक़्तिदार में, तो उन्होंने सोचा कि अब अपील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों अपने गले में मुसीबत डाले। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में गया, काजी फायजी साहब ने उसको कहा कि जी ये क्या किस्म का लेके आ गए, उसको फारिग कर दिया। लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती अदालतों की? जो अदालतें इन फ्रिवलस चार्जेस के ऊपर सज़ा देती हैं, जो कौम के
मुल्क के रिसोर्सेज इस पे सर्फ होते हैं, जो ज़ेरी टॉर्चर आवाम को किया जाता है, हमारे रोज़ किस्से सुना सुना के वो ये हो गया फलाना नाहल, और वो धड़ाधड़ ढोल बजाया जा रहा होता है हर जगह के ऊपर। तो वो जो आवाम को टॉर्चर, ज़ेरी टॉर्चर होता है, अदालतों के वसाइल, कौम के वसाइल सारे खर्च होते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। आखिर पे पता है 5-7 साल सज़ा भी दे दी, डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, उसके बाद पता चलता है कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत हुआ था। तो कौन जिम्मेदार है उसका तो तयन करना बनता है कि नहीं बनता। हायर जुडिशरी नोटिस लेगी, अगर हायर जुडिशरी कर रही है उसका नोटिस फिर कौन लेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो हो जाता है सारा, ये बुनियादी तौर पे पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है हमारा, ये उसके प्रॉब्लम्स है। और उसमें हमारा इंतखाबी निज़ाम भी आ जाता है, क्योंकि इंतखाबी निज़ाम जो है वो जिस बुनियाद पे चलना चाहिए, जिस बुनियाद पे होना चाहिए, जिस तरह से पार्टियों को बनना चाहिए, पार्टियों के बाद जिस तरह इलेक्शन होने चाहिए, वो उसमें लोग इलेक्टेड से ज़्यादा सिलेक्टेड होना पसंद करते हैं, मंजूर नज़र होना पसंद करते हैं, तो फैली सियासत के वो आदी हो जाते हैं। तो तुफैली सियासत में फिर यही होता है, कभी आप राइट साइड पे होते हैं, कभी आप रॉन्ग साइड पे होते हैं, कभी आपको केसेस भुगतने पड़ते हैं, कभी आपको केसेस से फिर निजात दिलाई जाती है। तो ये जो पूरा एक चक्कर चल रहा है इतने सालों से, कई डिकेड से, तो ये कहीं तो ख़त्म होगा। इसका किसने नोटिस लेना है? क्या आवाम ले? अगर आवाम लेने लगते हैं तो वो इंतखाबात में आके उनको भी पता चलता है कि उनके साथ हाथ हो गया। जब अदालतें कोई लेने लगती हैं तो हम सज्जाद अली शाह की अदालत हमने देखी, उस पर हमला हो गया और उनको फ़ारग कर दिया गया, ब्रदर जजेस ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। तो कौन करेगा इसका? ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये सारे मसाइल, लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं, पगड़ियाँ उछाली जाती हैं लोगों की, सियासतदानों की ख़ास तौर पे, और उसके बाद पता चलता है कि जी हो सॉरी वो तो गलत हो गया, इसको वापस करना है। तो ये सारे केसेस को मेरा ख्याल है एक ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट को, फुल कोर्ट को बैठ के ये सबको रिव्यू करना चाहिए। जितने केसेस आज तक हुए उसमें जो सजाएं दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मियां नवाज शरीफ तक, जो केसेस बने हैं, आसिफ जरदारी भी जेल में रह 11 साल, उसके बाद पता चला कि तो उनका कसूर ही कोई नहीं था। तो ये किसके जिम्मे डालना है, किसके खाते डालना है? क्या हमने इसी तरह चलते रहना है या इसको किसी तरह हल भी करना है? तो बड़ी अच्छी बात है मियां साहब को रिलीफ मिल रहा है, अगर उनके साथ ज्यादती हुई उनको मिलना चाहिए रिलीफ, लेकिन इसका कोई हल भी निकलना चाहिए कि हर 5 साल बाद एक को पकड़ के रगड़ा दिया जाता है, 3 लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरे को पकड़ के रगड़ा दिया जाता है, 5 लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जब इस तरह के फैसले आते हैं, पहले सजाएं दी जाती हैं, फिर बरियत भी हो जाती है अदम मौजूदगी शवाहिद की बिना पर, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो एक तासुर, एक अंसर जिसके बारे में बात की जाती है, उस पर तो ये फिर ठप्पा नहीं लग जाता कि हाँ जी ये तो हो रही है, फिर ये तो साबित हो जाता है इस चीज़ से? जो सुप्रीम कोर्ट की क़यादत जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, उन्होंने कई दफ़ा जो कुछ ऐसी बातें की हैं जो बड़ी तारीख साज हैं जी, और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड हैं, हिस्टोरिक हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम को कई दफ़ा टेलीवाइज, जो लाइव टेलीवाइज उनकी कार्रवाई होती है की, उसमें उन्होंने कई दफ़ा, मैंने खुद सुना कि उन्होंने बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जो तारीखी फैसले हैं उनको गलत भी करार दिया, उनको तारीखी गलती भी करार दिया, और ये भी उन्होंने बिल्कुल अनएम्बिगुअस अंदाज में कहा कि कुछ तो ऐसे फैसले हैं जिनका मुल्क और कौम को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वो कई दफा अपने साथी जजेस को ये याद दहानी कराने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि जनाब हमने अपने इदारे को, उसकी साख को बहाल करना है, उसको तारीख की जो दाग लगे हैं उनको धोना है, और एक बेहतर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करना है, अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरना है, अपने एतमाद को बहाल कराना है। और जिस तरह अभी नजम साकिब साहब ने भी कहा, उन्होंने जो बड़ी गाड़ियां वापस कर दी, पहले भी वो वॉक करके कई दफा अपने घर से चले जाते हैं दफ्तर, तो मतलब ठीक है। और जो अहम मामलात हैं उसमें वो आपको डिलिबरेट एफर्ट नजर आती है कि वो फुल बेंच तश्कील देते हैं और उसको लाइव भी दिखाते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी भी नजर आए और साथ में अहम फैसले में एक इंक्लूसिव अप्रोच नजर आए। ये नहीं कि मेरी मर्जी के 4 जजेस जो में हैं वो बैठ के फैसला कर देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। अलबत्ता जो कल्चर और जो ट्रेडिशन है, जिन एहतमाल और मामलात का आपने हवाला दिया, उससे निकलना मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है कि जनाब
चीफ जस्टिस साहब को कोट कर रहा हूं मैं, जी। उन्होंने कहा जी 56,000 केसेस जो हैं आउटस्टैंडिंग है। तो फिर कैसे ये तयन किया जाता है कि उन 56,000 केसेस में कल कौन से 100 केसेस देखे जाएंगे और एक केस कितना टाइम सर्व किया जाएगा, कितने जज जो हैं और कौन से जज जो हैं वो कौन से केसेस को सुनेंगे। तो ये मामलात जो हैं ऑब्वियसली अब पब्लिक में डिस्कस होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त एक खुशगवार सोच में, मिजाज में, अप्रोच में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट की नजर आ रही है और इसलिए मैं पुरुमीद हूं कि देखें ये जो उनकी सोच और मिजाज और अप्रोच है, ये उनकी जो लोअर जुडिशरी है या हाई कोर्ट्स हैं या दीगर जो ज़ैली इदारे हैं वो भी उनको एक मिसाल के तौर पे देखेंगे और उससे रहनुमाई लेंगे और जो सियासी वाबस्तगी या मफादात हैं या प्रेशर है उससे बालातर होके वो केसेस का चुनाव, बेंच की फॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन और अर्जेंसी और प्रायोरिटी के किस केस को फौरन सुनना है, किसको फौरन फैसला देना है, किसको बाद में देखना है वगैरह वगैरह को मैं मतलब ये निजाम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मुदावा तो नहीं हो सकता ना, जो हो गई वो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी ज़ाहिर है वो ज़रूरी है। नाजमू साकिब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शॉर्ट कमेंट, लास्ट मिनट। सिर्फ एक ज़रूरी सवाल और एक गैर ज़रूरी सवाल आपके प्रोग्राम के इख्तिताम पे छोड़ के जाना बिल्कुल ठीक है सर। ज़रूरी सवाल फरमाइए। क्या इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? ये था ज़रूरी सवाल। ठीक है। गैर ज़रूरी सवाल, ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है नैब, ये रेफरेंस क्यों दायर करती है और अगर करती है तो वापस क्यों ले लेती है? बिल्कुल जी, बड़े अहम, ज़रूरी और गैर ज़रूरी सवाल ये छोड़कर हम प्रोग्राम में जाते हैं। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।